भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देव। Hey guys, welcome back to my channel Study with Jyoti। तो आज का हमारा टॉपिक है विदेशी विवरण। विदेशी विवरण हमारे साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत आता है। अब इससे भी हमें हमारे प्राचीन ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में जानकारी मिलती है। तो चलिए देखते हैं। साहित्यिक साक्ष्य के अंतर्गत विदेशी लेखकों की रचनाएं भी आती हैं। अब इन जो साहित्यिक साक्ष्य हैं इसके अंतर्गत भी हमें हमारे विदेशी लेखकों से बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं। अब ये लेखक कहाँ से थे? इनमें से यूनानी और रोमन लेखक, चीनी लेखक तथा अरब के लेखक शामिल थे। भारतीय लेखकों के विपरीत विदेशी लेखकों की धर्मेतर घटनाओं में विशेष रुचि थी। धर्मेतर अर्थात जो धर्म से भिन्न हो। उन्होंने धर्म पर अपना ज़्यादा जोर नहीं लगाया और उन्होंने इसके बदले हमारे इतिहास के राजनीतिक और सामाजिक दशा पर अधिक प्रकाश डाला। जिन विषयों पर भारतीय साक्ष्य मौन हैं, अब जिन विषयों पर हमारे भारतीय इतिहासकारों ने जानकारी नहीं दी है, उन्होंने उन्हीं विषय पे विशेष रूप से इन वृत्तांतों में हमें जानकारी मिलती है। भारतीय इतिहास के तिथिक्रम को निर्धारित करने में विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों का विशेष महत्व है। अब जो हमारे भारतीय इतिहास है उसकी जो तिथिक्रम है, जिसे हम क्रोनोलॉजी कहते हैं, उसको निर्धारित करने में हमारे जो विदेशी यात्री थे उन्होंने अपने वृत्तांतों में इसका विशेष महत्व दिया है। परंतु यूनानी लेखक भारतीय परिस्थितियों तथा भाषा से अनभिज्ञ थे। अब ये जो यूनानी लेखक थे वे हमारी जो भारतीय परिस्थितियाँ थीं तथा भाषा से वे अनभिज्ञ थे। वे हमारे भाषा को नहीं समझते थे। अतः उनके जितने सभी वर्णन थे वो पूर्णतः सत्य नहीं माने गए। इसी प्रकार चीनी यात्रियों के वर्णन भी पूर्णतः स्पष्ट नहीं थे, क्योंकि वे घटना का वर्णन बौद्ध दृष्टिकोण से करते थे। अब जो हमारे चीनी यात्री थे उन्होंने जितने भी वर्णन किए उन्हें भी हम स्पष्ट रूप से सत्य नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि वे बौद्ध दृष्टिकोण से वो इस घटनाओं का वर्णन करते थे। इसमें पूर्णतः सत्य नहीं था। भारतीय संबंधी अपने संस्मरण विभिन्न देशों से आए विद्वानों ने लिखे। अब भारतीय संबंधी जितने भी विदेशी वृत्तांत आए वो उन विद्वानों ने लिखा। अब हम इनका वर्णन करेंगे। तो पहला है यूनानी और रोमन लेखक। इन दोनों देशों के लेखकों में सबसे प्राचीन जो था वो था हेरोडोटस। ठीक है, हेरोडोटस को इतिहास का पिता भी कहा गया है। हेरोडोटस ने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी थी, जिससे हमें हमारे प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। और टिशियस के वृत्तांत है। अब ये दोनों जो हमारे लेखक हैं हेरोडोटस और टिशियस, ये सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं और इनके वृत्तांतों को भी महत्वपूर्ण माना गया है। संभवतः इन लेखकों ने भारत के विषय में अपना ज्ञान ईरान से प्राप्त किया था। अब इन लेखकों ने अपना ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया था? तो इन्होंने ईरान से ये ज्ञान प्राप्त किया था। हेरोडोटस के वर्णन में कुछ उपयोगी तथ्य मिलते हैं, किंतु उसमें भी अनेक कल्पित कहानियाँ हैं। अब जो हेरोडोटस द्वारा जितनी भी उपयोगी तथ्य हमें मिलते हैं वो उसमें भी कई कल्पित कहानियाँ हैं जिसे हम सत्य नहीं मान सकते हैं।
हेरोडोटस ने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतीय सीमा प्रांत व हकमी साम्राज्य के मध्य राजनीतिक संपर्क पर प्रकाश डाला। अब उसने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हमारे जो सीमा प्रांत था हकमी साम्राज्य के विषय में उसने राजनीतिक संपर्क पर उसने अपने वृत्तांत में प्रकाश डाला। टेशियस के वर्णन में अधिकतर कल्पित कहानियां हैं जो पूर्णतः अविश्वसनीय है। अब जो टेशियस द्वारा जो भी हमें जानकारी मिलती है वे कल्पित कहानियां हैं और उसे हम सत्य नहीं मान सकते। सिकंदर के साथ आए हुए अनेक लेखकों ने भारत के विषय में अपने विचार लिखे। सिकंदर जो कि यूनान का प्रचारक था, वो वहाँ का प्रशासक था और जिसे हम अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से भी जानते हैं, उसके साथ अनेक लेखक भारत के विषय में अपने विचार लिखते हैं क्योंकि उसके साथ ही बहुत सारे ऐसे विदेशी यात्री भारत आए थे। इन दोनों लेखकों की अपेक्षा उन यूनानी लेखकों के वर्णन अधिक महत्वपूर्ण है। अब इन लेखकों ने जो वर्णन किया है वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना गया है जो सिकंदर के साथ भारत आए थे। अब जितने लेखक सिकंदर के साथ भारत आए थे उनके द्वारा जो वृत्तांत लिखे गए हैं उसे सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है। नियार्कस, आनेसिक्रिटस और अरिस्टोबुलस के वर्णन इसके उदाहरण हैं। अब ये तीनों उसके उदाहरण हैं जो सिकंदर के साथ आए थे। इनसे भी अधिक महत्वपूर्ण वर्णन यूनानी राजदूत, जो एक यूनानी राजदूत था जिसे हम मेगास्थनीज के नाम से जानते हैं, उसकी लिखी पुस्तक इंडिका में उसने हमारे भारतीय इतिहास के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ दी है, पर अब वह पुस्तक उपलब्ध नहीं है। यूनान और रोम के लेखकों ने इंडिका के आधार पर अपने वर्णन लिखे हैं। अब जो यूनान और रोम के लेखक थे उन्होंने मेगास्थनीज द्वारा लिखे इंडिका बुक से ही के आधार पर ही अपने वर्णन लिखे हैं। इन लेखकों के वर्णन बहुत उपयोगी हैं क्योंकि उन्होंने उन तथ्यों को लिखा है जिन्हें भारतीय लेखक कोई महत्व नहीं देते हैं। अब जिसे भारतीय लेखक कोई महत्व नहीं देते हैं उसके बारे में ही हमें इन वृत्तांतों के द्वारा जानकारी मिलती है। इनसे प्राचीन भारत का सामाजिक तथा राजनीतिक इतिहास लिखने में बहुत सहायता मिली है। अब हमें इनके द्वारा जो लिखी गई वृत्तांत है उससे हम हमारे सामाजिक तथा राजनीतिक इतिहास लिखने में इससे हमें काफ़ी सहायता मिलती है। अब उदाहरण के लिए सिकंदर के आक्रमण की तिथि पर ही मौर्य शासकों की तिथियां निश्चित की गई है। अब सिकंदर के जो आक्रमण की तिथि निर्धारित की गई थी उस पर ही मौर्य शासकों की तिथियां निश्चित कर दी गई थी। उसकी पुस्तक के कुछ उदाहरण यूनान के कुछ प्राचीन लेखकों एरियन, स्ट्रैबो व जस्टिन आदि की रचनाओं में मिलते हैं। अब इसके उदाहरण कौन कौन से पुस्तक में मिलते हैं? एरियन, स्ट्रैबो और जस्टिन में इसकी रचनाओं से मिलते हैं। उनमें मेगास्थनीज द्वारा एकत्रित सामग्री का कुछ अंश सुरक्षित है। अब इन वृत्तांतों में मेगास्थनीज द्वारा लिखे गए वृत्तांत का कुछ सामग्री जो है वो सुरक्षित है। यूनानी लेखकों के ग्रंथों में पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी का उल्लेख करना आवश्यक है। इस पुस्तक के यूनानी लेखक का नाम हमें ज्ञात नहीं है। अब ये जो पुस्तक लिखी गई थी पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी, उसके जो लेखक थे उसके बारे में हमें उनका नाम ज्ञात तो नहीं है, पर उसके विषय से इतना हमें पता चलता है कि यह यूनान का रहने वाला था किंतु मिस्र में जाकर रहने लगा। वह मिस्र में रहने लगा था और उसने 80 ईस्वी के लगभग भारतीय समुद्र तट की यात्रा की थी। उसने अपने वर्णन में भारतीय बंदरगाहों के नाम तथा उनमें आयात
और निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के नाम लिखे हैं। अब उसने अपनी पुस्तक में किसके बारे में लिखा है? हमारे भारतीय जो बंदरगाह थे उस समय, उसके बारे में लिखा है। और इनमें जो आयात और निर्यात किए जाते थी, जो वस्तुएं की जाती थी आयात और निर्यात, उसके बारे में भी हमें जानकारी दी है। इसमें दक्षिण पथ के दो महत्वपूर्ण अंतर्राज्यीय बाजारों के रूप में प्रतिष्ठान और तगर का उल्लेख किया गया है। अब दो जो ऐसे बाज़ार थे जो बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं, वो कौन से थे? प्रतिष्ठान और तगर का उल्लेख हमें उसकी पुस्तक से मिलता है। यह ग्रंथ व्यापार और वाणिज्य के पथ पर प्रकाश डालता है। अब ये पुस्तक हमें किसकी जानकारी देती है? तो ये पुस्तक हमें व्यापार और वाणिज्य के बारे में हमें जानकारी देती है। अब आगे देखते हैं। टॉलेमी ने दूसरी सदी ईस्वी में भारत का भौगोलिक वर्णन लिखा। अब टॉलेमी ने क्या लिखा? दूसरी सदी में हमारे जो भौगोलिक वर्णन है, हमारे भारत का जो भौगोलिक वर्णन है, किसने लिखा? टॉलेमी ने। उसने अन्य लेखकों के वर्णन के आधार पर अपना वर्णन लिखा। अब उसने अपना वर्णन कैसे लिखा? वो अन्य लेखकों के द्वारा जो भी सामग्री उपलब्ध थी, उसके द्वारा ही उसने अपना वर्णन लिखा। अतः उसके वर्णन में अनेक भूलें हैं, इसलिए उसके जो वर्णन है उसमें कई गलतियां मानी गई हैं, परंतु फिर भी उसका वर्णन से हमें अनेक महत्वपूर्ण बातें ज्ञात होती है। लेकिन फिर भी वो एक तरह से महत्वपूर्ण वृत्तांत है, क्योंकि हमें उससे काफ़ी सारी जानकारियाँ मिलती हैं। उसने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। अब उसने दूसरी शताब्दी में क्या लिखा? भारत का भूगोल नामक पुस्तक। किसने? टॉलेमी ने। अब आगे देखते हैं। प्लिनी ने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी थी। किसने लिखी थी? प्लिनी ने। इसमें हमें क्या मिलता है जानकारी? पशुओं, पेड़ पौधे, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। अब इस नेचुरल हिस्ट्री जो वृत्तांत लिखा गया था प्लिनी के द्वारा, इसमें हमें क्या जानकारी मिलती है? जो हमारे भारतीय पशु हैं, पेड़ पौधे हैं, खनिज पदार्थ हैं, उसके बारे में हमें विवरण मिलता है। इन लेखकों की दूरस्थ देशों के विषय में जानकारी प्राप्त करने की जो लगन थी वह प्रशंसनीय है। अब इन लेखकों में जो हमारे देशों के विषय में जो जानकारी प्राप्त करने की जो रुचि थी, जो लगन थी, वो काबिले तारीफ थी। अब हम आ जाते हैं चीनी लेखकों के बारे में। अब इसमें हमें चीनी लेखक कौन कौन से थे और उनके द्वारा दी गई वृत्तांतों की जानकारी हमें मिलेगी। तो चलिए देखते हैं। विदेशी साहित्य के अंतर्गत उन चीनी विद्वानों का जिक्र आवश्यक है जिन्होंने अपनी भारत यात्रा या भारत प्रवास के दौरान जो कुछ देखा, अनुभव किया, उसे शब्दबद्ध करने का प्रयास किया। अब इन्होंने क्या किया? वो जब भारत आए, उन्होंने यात्रा की और उन्होंने जो भी उस काल में देखा, अनुभव किया, समझा, उसे एक शब्दबद्ध करने का प्रयास किया। अब इन चीनी यात्रियों में कौन था? सबसे पहला फाहियान, हेनसांग और इत्सिंग। ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण लेखक माने गए हैं। किसके? चीनी वृत्तांत, जो ये चीनी लेखक माने गए हैं और ये सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। फाहियान 5वीं शताब्दी सदी में गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में भारत आया था। अब फाहियान जो था वो 5वीं शताब्दी में आया था और हमारे जो गुप्त शासक थे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में वो भारत आया था और वह 14 वर्षों तक भारत में रहा। वो कितने वर्षों तक रहा? 14 वर्षों तक। उसने भारत के संदर्भ में विशेष रूप से बौद्ध धर्म के संबंध में लिखा। अब उसने सबसे ज़्यादा जो जानकारी दी है वो बौद्ध धर्म से संबंधित दी है। उसने अपने विवरण में तात्कालीन राजनीतिक स्थिति के संबंध में कुछ विशेष नहीं लिखा।
अब उसने तात्कालीन जो राजनीतिक स्थिति थी उस समय पर, उसके संबंध में उसने ज़्यादा तो नहीं लिखा। इसने अपनी यात्रा विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। अब जो उसने क्या वर्णन किया है, मध्य प्रदेश के जो समाज थे उनकी क्या संस्कृति थी उसके बारे में उसने वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी तथा समृद्ध बताया था। अब इसने क्या देखा कि उसने अनुभव किया कि मध्य प्रदेश की जो जनता थी वो सुखी थी तथा समृद्ध थी। इसके यात्रा विवरण को फोक्यूफी कहा जाता है। अब इसके यात्रा विवरण को क्या कहा जाता है, फोक्यूफी। इसने अपने यात्रा विवरण में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का वर्णन नहीं किया है। अब इसने अपने जो यात्रा विवरण लिखा था जिसे हम फोक्यूफी के नाम से जानते हैं, उसमें उसने चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का वर्णन नहीं किया। इसने पाटलिपुत्र स्थित अशोक के राजप्रसाद मतलब महल को देखकर कहा कि इसका निर्माण मनुष्यों द्वारा नहीं बल्कि देवताओं द्वारा किया गया है। अब जब उसने पाटलिपुत्र स्थित अशोक के महल को उसने देखा तो उसे ये प्रतीत होता है कि इसका जो निर्माण किया गया है वो मनुष्यों द्वारा नहीं किया गया है बल्कि देवताओं द्वारा किया गया है। सुमाचिन चीन का प्रथम इतिहासकार था जिसके ग्रंथ से भारत पर प्रकाश पड़ता है। अब सबसे पहला चीनी इतिहासकार कौन था, सुमाचिन। अब इससे हमें क्या जानकारी मिलती है, भारत पर वो उसने प्रकाश पड़ता है, हमारे भारत के बारे में जानकारी मिलती है। शुंगयुन यह एक चीनी यात्री था जो 518 ईस्वी में भारत आया था। शुंगयुन नामक एक चीनी यात्री था जो कब आता है, 518 ईस्वी में भारत आता है और इसने 3 वर्षों तक भारत रहकर बौद्ध धर्म से संबंधित सूचनाएं एकत्रित की। इसने किससे संबंधित जो भी सूचनाएं एकत्रित की थी, बौद्ध धर्म से। हेंगसांग या हर्ष के शासनकाल में भारत आया था। हेंगसांग जो था वो हर्ष के शासनकाल में भारत आता है और वह 16 वर्षों तक भारत में रहा। उसने भारत की धार्मिक दशा विशेष का बौद्ध धार्मिक दशा के साथ साथ तात्कालीन राजनीतिक दशा का भी वर्णन किया। अब उसने क्या वर्णन किया, उस समय धार्मिक दशा का उसने वर्णन किया और बौद्ध धार्मिक दशा का उसने के साथ साथ उसने जो उस समय की तात्कालीन राजनीतिक स्थिति थी उसका भी जानकारी दिया। अब हम आगे देखते हैं। भारतीयों के रीति रिवाजों और शिक्षा पद्धति पर भी पर्याप्त प्रकाश डाला। अब उसने हमारे भारतीय जितने भी रीति रिवाज थे, शिक्षा पद्धति थी, उस पर भी काफ़ी हद तक प्रकाश डाला। इसे शाक्य मुनि एवं यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है, हेंगसांग को शाक्य मुनि यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। इसके द्वारा लिखे गए यात्रा विवरण को सीयूकी कहा गया है। अब इसके द्वारा जो लिखी गई है यात्रा विवरण उसे क्या कहा गया है, सीयूकी। हेंगसांग जब नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षारत था तो उस समय वहाँ के प्राचार्य आचार्य शीलभद्र थे। जब हेंगसांग नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षारत था तो वहाँ के प्राचार्य कौन थे, शीलभद्र। इत्सिंग या 7वीं सदी के अंत में भारत आया था। वह बहुत समय तक विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालयों में रहा। तो कितने समय, बहुत समय तक वो विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालयों में रहता है और उसने बौद्ध शिक्षा संस्थानों के साथ साथ भारतीयों की वेशभूषा, खान पान आदि के विषय में उसने लिखा। अब फाहियान कब आया था, 399 ईस्वी से 414 ईस्वी तक में के बीच में आया था, रहा था, उसने भारत में
भारत में उसने रहा था। हेंगसांग 629 ईस्वी से 645 ईस्वी तक और इत सिंह 673 ईस्वी से 695 ईस्वी तक। हुइली द्वारा लिखित हेंगसांग की जीवनी, अब हुइली द्वारा कौन से लिखित वृत्तांत उसने लिखा था? हेंगसांग की जीवनी उसने लिखी थी। किसने? हुइली ने। और मातवालिन की रचनाओं से भी भारत के विषय में हमें विपुल जानकारी मिलती है। अब हम आ जाते हैं तिब्बती वृत्तांतों पर। तो तिब्बती वृत्तांत किसने लिखा था? तारानाथ। यह एक तिब्बती लेखक थे और इन्होंने क्या लिखा? कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ लिखी, जिससे हमें भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अब हम आ जाते हैं अरब लेखक। अब अरब लेखक कौन थे? विदेशी साहित्य के अंतर्गत अरब यात्रियों का जिक्र भी प्रासंगिक है। 8वीं सदी से अरब लेखकों ने भारत के संबंध में लिखना आरंभ कर दिया था। अब कब उन्होंने शुरू किया? 8वीं सदी से ही उन्होंने हमारे भारत के संबंध में लिखना आरंभ कर दिया था। सुलेमान 9वीं शताब्दी के मध्य में भारत आया था और उसने पाल और प्रतिहार राजाओं के विषय में लिखा है। अब जो सुलेमान था वो 9वीं सदी में हमारे भारत आया था और उसने किसके बारे में हमें जानकारी दी? पाल और प्रतिहार राजाओं के बारे में उसने लिखा। अलमसूदी 2 वर्षों तक भारत में रहा। अब जो अलमसूदी था वो 2 वर्षों तक भारत में रहा, जिसने राष्ट्रकूट राजाओं के संबंध में लिखा। उसने किसके विषय में लिखा? राष्ट्रकूट राजाओं के संबंध में। किंतु अबू रेहान, जिसे हम अल-बरूनी के नाम से भी जानते हैं, अरब लेखकों में अत्यधिक प्रसिद्ध था। अल-बरूनी जो था, जिसे हम अबू रेहान भी कहते हैं, वो अत्यधिक प्रसिद्ध था, जो महमूद गजनी का समकालीन था। वो महमूद गजनी के साथ आया था और उसने अपने ग्रंथ तहकीकाके हिंद तुर्की, जिसे उसे तुर्की भाषा में लिखा था, भारत के संबंध में उसने बहुत कुछ लिखा है अपने इस ग्रंथ में। उसके वर्णन में धार्मिक पक्षपात नहीं है और भारतीय समाज व संस्कृति को जानने का प्रयास है। अब उसने जो अपनी पुस्तक लिखी उसमें हमें कोई भी धार्मिक पक्षपात देखने को नहीं मिलता है और भारतीय समाज व संस्कृति को हमें जानने का मिलता है। लेकिन उसके अध्ययन में पहली कमी यह है कि उसने तत्कालीन राजनीतिक दशा के विषय में कुछ नहीं लिखा। अब उसने जो उस समय के तत्कालीन जो राजनीतिक दशा थी उसके विषय में उसने अपनी जो ग्रंथ उसमें उसने कुछ नहीं लिखा। उसने दूसरी ओर अपने निजी अनुभव के आधार पर कोई विचार व्यक्त नहीं किया। अब अपने जो उसके निजी अनुभव थे, जो भी उसने आने के बाद अनुभव किया, उसके बारे में उसने कोई भी जानकारी नहीं दी। अल-बरूनी ने भारतीय गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, सृष्टि शास्त्र, ज्योतिष, भूगोल, दर्शन, धार्मिक क्रियाओं, रीति रिवाजों और सामाजिक विचारधारा का प्रशंसनीय वर्णन किया है। अब इन सभी विषयों में उसने जानकारी दी है। इब्न बतूता ये भी एक अरब लेखक था। इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, अब उसने एक यात्रा वृत्तांत लिखा जिसे हम रहला के नाम से जानते हैं। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के बारे में वो जानकारी देता है। उसकी जो पुस्तक है रहला, उसमें हमें 14वीं शताब्दी के भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में जानकारी उपलब्ध होती है। उसकी इस पुस्तक में हमें बहुत सारी रोचक जानकारियाँ भी मिलती हैं। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचाने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मुहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया।
अब जो हमारे जो सुल्तान थे उस समय के, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया कि उसे दिल्ली का न्यायाधीश नियुक्त कर दिया। वो उससे इतने प्रभावित थे कि उन्होंने उसे न्यायाधीश नियुक्त कर दिया। तो आज हमारा विदेशी विवरण समाप्त होता है। अब मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में पुरातात्विक स्रोतों के बारे में जानकारी दूंगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।